हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे ABEO पेपर 2 का यूनिट 4 में हमने स्टार्ट कौन सा टॉपिक किया था? तो हमने स्टार्ट किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और हम बोल सकते हैं शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3 देख लिया। आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें पार्ट 4 देखना है। साथ में जितने प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं वो सभी आपको ABEO नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएंगे। आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। साथ में यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन ही है। जो प्रीवियस जो सेशंस हमारे हुए पार्ट 1, 2, 3 उसी का कंटिन्यूएशन ही है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पहले उनको देखिए, उसके बाद ही आप इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ABEO पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स है, जो कि हमारे मोबाइल ऐप में चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में इसमें कॉलिंग की व्यवस्था है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। जहाँ हम क्या देख रहे थे? तो हम देख रहे थे 1986 की शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या कहा है। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसके बारे में क्या कहा है? मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के बारे में। तो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के बारे में शिक्षा नीति ने ये बताया है कि द ओपन एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन इनिशिएटेड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा में बेहतर अवसरों के लिए मुक्त शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, बेहतर अवसर प्राप्त हो सके, इसीलिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ का प्रावधान किया गया है। फिर क्या, इसे उच्च स्तर पर शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू प्रमोट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू द हायर स्टेज। एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन टू द हायर स्टेज, ओपन यूनिवर्सिटी। अब जैसे कि इंदिरा गांधी इग्नू, ठीक है, तो इग्नू क्या है? आपको जो भी पढ़ाई अपनी करनी है आप इग्नू से बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ पे सुविधा है। हायर एजुकेशन की पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो बस इसीलिए ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ ओपन कब क्यों खोली जाती हैं, ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है कि जिससे कि दूरस्थ शिक्षा और वी कैन से ओपन यूनिवर्सिटी जो मुक्त शिक्षा को हम उच्च शिक्षा के प्रावधानों से जोड़ सकें, यानी कि जो उच्च शिक्षा हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से ग्रहण कर सकें। ठीक है, जिससे कि हायर स्टडीज़ जो हैं, एजुकेशन एट द हायर स्टेज, to promote the accessibility of education at higher stages, this initiative has been taken, ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिस्टेंस लर्निंग। अब एक बात जो आपको याद करनी है वो क्या है कि मैंने यहाँ पे नाम लिया इग्नू का। यदि एग्ज़ाम में आता है इग्नू की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई। कब हुई? तो 1985 में हुई। ये शिक्षा नीति कब आई है? तो 1986 में आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1968 की शिक्षा नीति, 1968 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है उसने भी ये बात कही थी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की, लेकिन किस तरीके से क्या किया जाए उसने नहीं बताया था। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया है, लेकिन इसने भी सेम बात कही है। 1986 की NPE ने भी वही बात कही है, लेकिन उसने कारण बता दिया कि क्यों आपको ज़रूरी है, ये क्या करेगी। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ में किसकी एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करना है? हायर स्टेज एजुकेशन एट द हायर स्टेज, यानी कि उच्च शिक्षा की पहुंच को। ठीक है, फिर क्या है? द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशंस ऑफ ओपन लर्निंग इज़ वेरी वेल सूटेड टू द डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो ओपन लर्निंग का जो लचीलापन एवं नवाचार है तो भारत के नागरिकों की विविध आवश्यकताओं के लिए बहुत उपयुक्त है। अब विविध आवश्यकताएं को समझिए। यदि जॉब में लग जाता है तो बीच में उसकी एजुकेशन बीच में छूट जाती है। ठीक है, अब बीच में छूट गई, लेकिन अब उसको आगे परस्यू करना है। अब इतने साल का गैप सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट, यानी कि गैपिंग हो चुकी है। अब क्या किया जाए, अभी भी तो हम रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते, हम जॉब को छोड़ नहीं सकते, क्या किया जाए? आगे की उच्च शिक्षा को हमें ग्रहण करना है, आगे की एजुकेशन को हमको परस्यू करना है। हम ऐसे करते हैं, हम ना ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ सबकी अपनी अपनी अलग अलग कारण है। जब वो अलग अलग आवश्यकताएं, विविध आवश्यकताएं हैं भारतीय लोगों की, तो उन सभी की पूर्ति करने के लिए, उन सभी की रिक्वायरमेंट्स को मैच करने के लिए ये जो ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है लाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? द पॉलिसी सजेस्टेड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी नोन एज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन 1985 फॉर दिस पर्पस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि नीति ने उस उद्देश्य के लिए 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को मजबूत करने का सुझाव दिया। इसने क्या किया? हमें क्या करना है? हमें सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, उसे क्या करने की आवश्यकता है? सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उसे और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जिससे भारतीय लोगों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें जो है मैच किया जाए। और अल्टीमेटली ये शिक्षा नीति है, चाहेगी क्या? तो चाहेगी कि भारत में शिक्षा आए। ठीक है, भारत में शिक्षा आए, तो शिक्षा नीति को, यानी कि किसी की पढ़ाई बीच में छूटे ना, वो आगे भी पढ़ सके, इसीलिए ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में लाए गए हैं। With this university has been assigned the responsibility to coordinate the distance learning system in the country. Support should also be given to start such new university in various states of the country. क्या बताया जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय को देश में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई। देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे नए विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए भी सहयोग दिया जाना चाहिए, कि ना केवल ये दिल्ली में बस रहे क्या इग्नू, नहीं, तो बाकी और स्टेट में भी ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग का प्रावधान होना चाहिए। तो उसी की बात यह शिक्षा नीति ने सुझाई है। फिर उसके बाद हमने देख लिया, आपको जो ये हेडिंग है ना, इसके अंदर में जो लिखा है उसको तो आप लोग समझ लीजिए, लेकिन आपको जो चीज़ें याद करनी है तो बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो हेडिंग है इसको बिल्कुल आप भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? इसलिए इसको बिल्कुल आप लोगों को याद कर लेना है। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जैसे कि आपके शिक्षा नीति में आया, शिक्षा नीति में ऐसा क्वेश्चन आया कि 1986 की शिक्षा नीति ने क्या सुझाव दिए, निम्न में से कौन से सुझाव 1900 शिक्षा नीति के हैं? तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि क्या क्या सुझाव। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हेडिंग को ज़रूर याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके अंदर में क्या बताया गया वो तो आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन हेडिंग तो याद करने का है, उसको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, अब बात आती है लिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स, delinking degree from job. Delinking of degree from job was to be made possible in selected areas. चयनित क्षेत्रों में डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना संभव बनाया जाना था। अब ये क्या बताया गया है कि डिग्रियों से अलग कर देना है, चयनित क्षेत्रों में डिग्रियों को नौकरियों से अलग कर देना है। अब डिग्रियों को नौकरियों से अलग ऐसे कर देना है, अब ऐसे समझो, जैसे कि बहुत सारी जॉब प्रोफाइल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके वर्किंग एक्सपीरियंस आपको काम आता है क्या, ये पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास डिग्री कौन सी है, आपके पास डिग्री कौन सी है। तो ये बात बताई गई है 1986 की शिक्षा नीति ने कि डिग्री को जो है आप नौकरियों से अलग कर दो। क्यों? क्योंकि लोगों के पास काबिलियत है, केवल डिग्री नहीं होने की वजह से क्या उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाना सही होगा? तो बिल्कुल भी यह बात सही नहीं होती है। तो इसी वजह से क्या बताया जा रहा है, इसी वजह से बताया जा रहा है 1986 की शिक्षा नीति ने क्या कहा है कि डीलिंक कर दो। डीलिंक किसको कर दोगे? डिग्री को जॉब से डीलिंक कर दो, डिग्री फ्रॉम जॉब, यानी कि केवल लोगों को आप डिग्री के आधार पर नौकरियां मत दो, बल्कि उनको उन अन्य कारणों की वजह से, क्योंकि और लोगों के पास और भी गुण होते हैं, उनको बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण की वजह से उनके पास डिग्री बस नहीं होती। क्या अनुभव नहीं है, कार्य अनुभव नहीं? अपने ही हम माता पिता को यदि देखें
तो बहुत बहुत उच्च शिक्षा, यदि सामान्य रूप से यदि हम सभी के माता पिता की यदि बात करें तो बहुत उच्च शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की है। यदि हम देखें हमारे जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, इन सभी जैसे कि जो हमारे पूर्वज, उन्होंने कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा कर के एजुकेशन को नहीं लिया, इतनी बड़ी एजुकेशन को उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन स्टिल वो जानते हैं कि किस तरीके से खेती करनी है और किस तरीके से कम कम चीज़ों में, कम लागत में हमें किस तरीके से बेहतरीन खेती करनी। जो आज कॉन्सेप्ट अभी लाया गया है ज़ीरो बजटिंग का कॉन्सेप्ट जो एग्रीकल्चर में अभी लाया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट अभी लाया गया है, क्या ये पहले से क्या हमारे भारत में नहीं था? बिल्कुल भारत में था। हमारे पूर्वज जानते थे ये सभी बातें। क्या उनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ थी क्या? तो कोई डिग्री नहीं थी। तो बस यही इसी बात को चलते हुए 1986 की शिक्षा नीति ने क्या बताया है कि लिंक करना है हमें डिग्री को जॉब से। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या बताया जा रहा है? दिस कैन नॉट बी मेड पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिक कोर्सेज, यानी कि ये संभव नहीं हो सकता। किसमें संभव नहीं हो सकता? संभव नहीं हो सकता कि यदि कोई BE-BTech की पढ़ाई ना करे, उसके पास BE-BTech की डिग्री ना हो और बोलें कि वो इंजीनियर है। क्या वो इंजीनियर कहलाएगा? यदि किसी के पास डॉक्टर, यदि उसने नहीं मेडिकल की पढ़ाई ही नहीं की है, तो क्या हम बोलेंगे क्या कि वो डॉक्टर है? तो हम क्या उसे हम चिकित्सक की श्रेणी में रखेंगे क्या? तो हम नहीं रखेंगे। तो बस वही बात बताएं, यदि किसी ने LLB नहीं किया, यदि किसी ने लॉ की पढ़ाई नहीं की, तो क्या आप उसको बोलोगे कि ये एडवोकेट है, ये लॉयर है? आप नहीं बोलोगे। क्या आप उसको बोलोगे वकील है? आप नहीं बोलोगे। तो ये बात क्या बताई गई है? 1986 की शिक्षा नीति ने बताया है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, और वो कौन से क्षेत्र हैं? जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ एंड टीचिंग। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। दिस कैन नॉट बी मेड पॉसिबल। व्हाट कैन नॉट बी मेड पॉसिबल? डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब कैन नॉट बी मेड पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिक कोर्सेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या बताया गया है कि डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना कहाँ संभव नहीं है? तो इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, शिक्षण जैसे व्यवसाय विशिष्ट पाठ्यक्रमों में यह संभव नहीं हो सकता। क्या संभव नहीं हो सकता? कि डिग्रियों को जो है नौकरियों से अलग कर दिया जाए। ठीक है, फिर क्या है? डी लिंकिंग विल बी अप्लाइड इन सर्विसेज फॉर विच यूनिवर्सिटी डिग्री नीड नॉट बी नेसेसरी क्वालिफिकेशन। उन सेवाओं में डीलिंकिंग लागू की जाएगी जिनके लिए विश्वविद्यालय की डिग्री आवश्यक योग्यता नहीं है। केवल वहाँ पे कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या देखा? कार्य अनुभव देखा जाता है। फिर वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि आपके पास क्या डिग्री है क्या नहीं है, वहाँ पे कार्य अनुभव देखा गया। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं और उनके बेसिस पे, उनके अनुसार जो है बिल्कुल नौकरियां दे दी जाती हैं, साथ में पदोन्नति भी होती है, यानी कि और भी ज़्यादा प्रमोशंस भी होते हैं। फिर बात आती है रूरल यूनिवर्सिटी की। रूरल यूनिवर्सिटी ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात भी 1986 की शिक्षा नीति ने इसके संदर्भ में क्या कहा है, इसके संबंध में क्या कहा है, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रूरल यूनिवर्सिटी, तो द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऑफ 1986 envisaged that the rural university and institution should be developed in rural areas। इसने क्या बताया है 1986 की शिक्षा नीति ने कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस जो है डेवलप होने चाहिए। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में डेवलप होने चाहिए। क्या बताया 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने? तो उसने ये कहा है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थानों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय। और क्या बताए? यह अध्ययन करने के बाद किया जाना चाहिए कि ग्रामीण समुदाय में ऐसे शिक्षण संस्थानों के किस पैटर्न की आवश्यकता है। ये केवल बस आप खोल दिए हो यूनिवर्सिटी, बस हो गया, काम खत्म हो गया? नहीं, ग्रामीण अंचलों में क्या, ग्रामीण समुदायों के में कैसी आवश्यकता है उसके अनुसार खोलिए। फिर क्या है? यह नीति ने गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम को मजबूत करने में
मजबूत करने का भी सुझाव दिया। क्यों? क्योंकि जब रूरल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी जी का क्या कहना था, यदि आपको भारत को देखना है तो वो गांव में बसता है। भारत कहाँ बसता है? तो भारत गांव में बसता है। गांव को देख लीजिए तो आपने भारत का दर्शन कर लिया। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। अब 1986 की शिक्षा नीति ने क्या कहा? तो 1986 की शिक्षा नीति ने कहा है कि आप ऐसा करो कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों को, रूरल यूनिवर्सिटी को आप कहाँ एस्टैब्लिश कर दो? तो रूरल एरियाज़ में एस्टैब्लिश कर दो, रूरल एरियाज़ में। लेकिन आप जब रूरल एरियाज़ में यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करोगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को भी देख लेना कि वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। और ऐसा करने पर 1986 की शिक्षा नीति ने अल्टीमेटली क्या किया है? अल्टीमेटली उसने जो है स्ट्रेंथन किया है। क्या स्ट्रेंथन किया है? प्रोग्राम्स ऑफ गांधीयन बेसिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने का काम किया है, मजबूत करने का काम किया है। किसको? तो गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों को, गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रमों को 1986 की शिक्षा नीति ने मजबूत किया है, स्ट्रेंथन किया है। किसको? गांधी फिलॉसफी को, और हम बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब बात आती है, किसकी बात आती है? तो टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा। अब ये क्या है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन? देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। द पॉलिसी सजेस्टेड द रीऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। इसने न केवल एक शिक्षा की बात नहीं की कि केवल अर्ली चाइल्डहुड केयर बस एजुकेशन प्रोवाइड करना है, या फिर प्राइमरी केवल प्रोवाइड करना है, या फिर मिडिल प्रोवाइड करना है, या फिर हायर में। इसने पर्टिकुलरली क्या बोला है कि टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की भी बात इसने की है। किस तरीके से की है? तो यहाँ पे इसने सजेस्ट क्या किया है कि रीऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन कर दो। किसको? तो टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज और स्ट्रेंथन करो। द पॉलिसी ऑल्सो एम्फसाइज्ड द नीड फॉर कंप्यूटर एजुकेशन as computers had become important tools of the time। इसने कंप्यूटर एजुकेशन को भी क्या बोला है? तो कंप्यूटर एजुकेशन पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसने जोर दिया है, क्या कहा है? तो नीति ने तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण का सुझाव दिया। और क्या कहा इस नीति ने? तो कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, क्योंकि कंप्यूटर उस समय के महत्वपूर्ण उपकरण बन गए थे धीरे धीरे, न केवल उस समय के बल्कि अब के भी बन गए हैं। तो बस यही बात बताई गई है कि 1986 की शिक्षा नीति ने द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एम्फसाइज्ड ऑन द नीड फॉर द कंप्यूटर एजुकेशन। क्या बल, किस पर बल दिया है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया है, कंप्यूटर शिक्षा पर भी बल दिया है। साथ में कंप्यूटर शिक्षा के साथ तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण का भी सुझाव दिया है। रीऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन को भी सजेस्ट किया गया है। क्लियर है आप लोगों को? आगे देखें। So a minimal exposure to computer and training in their use should be made a part of professional education according to NEP। Appropriate formal and non-formal programs of technical education need to be devised for the benefit of women, the economically and socially weaker section, and the physically handicapped. Necessary methods should be carried out to recruit a large number of teachers and professionals in vocational education। समझने की कोशिश करते हैं, लिखा क्या है यहाँ पे। तो इसने क्या कहा है कि मिनिमल एक्सपोजर, इसलिए एनईपी के अनुसार कंप्यूटर और उनके उपयोग में प्रशिक्षण को कम से कम व्यावसायिक शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, वहाँ पे तो कंप्यूटर को पार्ट बना दो, वहाँ पे तो कंप्यूटर एजुकेशन को आप पार्ट बना दो। जैसे कि हम एमएससी कर रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर एक पार्ट होता है। आजकल क्या हो गया है, अब पता नहीं मतलब कि ये हर एक फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट फील्ड, अब हर चीज़ में कंप्यूटर एजुकेशन को लिंक किया गया। यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप आइदर प्लेन बीएससी कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, आप आईटी ले लीजिए। तो हर एक फील्ड में बी को भी बीए हो गया, बीकॉम हो गया, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
हर एक फील्ड को, ये सब क्या होती है, तो ये प्रोफेशनल एजुकेशंस होती हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या कर देने की बात कही है, तो प्रोफेशनल एजुकेशन में कंप्यूटर एजुकेशन को लिंक करने की बात कही गई है। क्लियर है आप लोगों को? आप लोग अपने प्रेजेंट के एग्जाम्पल से समझो ना कि क्या नहीं होता है, क्या बीकॉम में भी ऑप्शन नहीं होता है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लो? बिल्कुल होता है। आप यदि बीएससी कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको प्लेन बीएससी करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, आप आईटी ले लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए। इसी तरीके से हर एक फील्ड में ये ऑप्शन रहता है। ये सब क्या होती है, प्रोफेशनल एजुकेशंस होती हैं। फिर क्या बताया गया है, फिर आगे बोला जा रहा है कि महिलाओं के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त औपचारिक और गैर औपचारिक कार्यक्रमों को तैयार करने की आवश्यकता है। महिलाओं के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त औपचारिक और गैर औपचारिक कार्यक्रम यानी कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स को क्या करना है, डिवाइस करो। किसके लिए, तो बेनिफिट ऑफ द विमेन, फॉर द बेनिफिट ऑफ द विमेन, यानी कि महिलाओं के लाभ के, न केवल महिलाओं के लाभ के लिए बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग और शारीरिक रूप से दिव्यांग, क्या बोलेंगे हम, दिव्यांग, इनके लिए भी क्या करना है, इनके लिए भी तकनीकी शिक्षा के औपचारिक एवं गैर औपचारिक कार्यक्रमों को तैयार करने की आवश्यकता बताई गई है। फिर क्या बताया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा में बड़ी संख्या में शिक्षकों और पेशेवरों की भर्ती के लिए आवश्यक तरीके अपनाए जाने चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा, अब वहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन है, आपने यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, आपको जो फील्ड की पसंद है तो आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स के लिए अलग टीचर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, सब के लिए। तो बस वही बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करो। क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करो, भर्ती करो। तो किसको भर्ती करोगे, तो व्यावसायिक शिक्षा में बड़ी संख्या में शिक्षकों और पेशेवरों की भर्ती की बात कही गई है। किसके द्वारा, तो 1986 की शिक्षा नीति ने यह बात कही है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमने क्या देखा है, तो 1986 की शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का हमने अभी स्टिल ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये स्टिल अभी हमारा बचा ही है। ठीक है, आगे आने वाले सेशंस में हम लोग इसको जो कि कंप्लीट करेंगे। तो और साथ में एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कल है हमारा सैटरडे, फिर उसके बाद है संडे। तो सैटरडे संडे जो है आपकी क्लास नहीं होगी, हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और साथ में यदि हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग जो हमारी क्लास की होती है आप लोगों को, जैसे कि रात को 10 से लेकर के 11 के बीच में जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। 10 से लेकर के 11 के बीच में वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार उसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको क्या बता दिया कि कल सैटरडे और संडे है तो क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन आपको संडे को जो है MCQ, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग जान जाएं, और जो लोग पहले से देख रहे हैं वीडियोस तो वो जानते होंगे कि हर संडे को MCQ करवाया जाता है, तो उसमें भी आपको जुड़ना है। और उसकी टाइमिंग भी सेम रहती है, 10 to 11 इस बीच में वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, और साथ में जैसे कि आपका पेपर 1 है, तो पेपर 1 के लिए जो है आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि करंट अफेयर पढ़ना है, तो करंट अफेयर का भी सेशन लिया जाता है। तो कब लिया जाता है करंट अफेयर का सेशन जो होता है, तो संडे को होता है। ठीक है, संडे को करंट अफेयर का सेशन रहता है जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को जो है कवर अप कर रहे हैं। साथ में यदि आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है तो पेपर 1 की तैयारी जो है हमारे ऐप में करवाई जा रही है, उसकी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, अभी फ्री लेक्चर्स ही डल रहे हैं। तो आप लोग पहले देख लीजिए, अभी डेमो लेक्चर्स उसमें डल रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है क्लासेस, तो आप ऐप में आकर के देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आपको सही लगे, अच्छा लगे, यदि आपको समझ में आता है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि या फिर फ्री लेक्चर्स हैं तो फ्री लेक्चर्स को ही अटेंड कर लीजिए। तो इस तरीके से ये थोड़ी जानकारी आप लोगों को देनी थी जो कि मैंने अभी आपको दी। क्योंकि आपको ना केवल पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना है बल्कि पेपर 1 भी करना है, तो आपको जैसी भी सुविधा लगे आप उसको उस तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ में ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, जहाँ भी आप ऐड हैं आप तो ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोस को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें
तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।